अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे पीएमसी मीटर्स, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि भाई पीएमसी किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसमें हमने पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। ये थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने पूरी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास कॉइल्स होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो एक मैग्नेटिक हॉर्स शू शेप मैग्नेट के अंदर आपका कॉइल मूव कर रहा होता है। उस कॉइल के साथ अल्टीमेटली आपके पास निडल अटैच होती है। वो निडल आपके पास निडल की मूवमेंट पे जब कॉइल में अल्टीमेटली जब कॉइल में से करंट पास होता है, सही है, तो अल्टीमेटली वो क्या ड्यू टू द फोर्स, ठीक है, आपका कॉइल मूव करता है। जब कॉइल मूव करता है तो अल्टीमेटली आपकी निडल मूव कर रही होती है, ठीक है। तो हमने पूरी पीएमएमसी की कंस्ट्रक्शन देखी थी और हमने देखा था कि किस तरीके से पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल काम आपके पास कर रहा होता है, ठीक है। उसका फिर हमने फॉर्मूला भी देखा था, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखे थे कि भाई जो आपके पास टॉर्क होता है उसमें 3 तरह की फोर्सिंग होती है। एक होती है डिफ्लेक्शन फोर्स, एक होती है कंट्रोलिंग फोर्स और थर्ड वन होती है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई अगर हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स के टॉर्क की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, टी डी बराबर था हमारे ब्लाइंड के, दैट इज BLIND, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने फिर उसका रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भैया हम इस पीएमएमसी, बेसिकली पीएमएमसी क्या है, पीएमएमसी एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए, ठीक है, एक डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए फर्दर मीटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसी पीएमएमसी को यूज़ किए करते हुए आपके पास एमीटर भी डिज़ाइन होता है। इसी को यूज़ करते हुए आपके पास वोल्ट मीटर भी डिज़ाइन होता है और इसी को यूज़ करते हुए आपके पास ओहम मीटर भी डिज़ाइन होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एमीटर्स के, हम एमीटर्स किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं उसका पूरा सर्किट हमने देखा था, किस तरीके से हमें पैरेलल में एक शंट रजिस्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो है FSD वैल्यूज़ क्या होते हैं, किस तरीके से हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यूज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमारा जो स्केल होता है, सही है, जो जब एमीटर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसका जो स्केल होता है उस पर तो डिवीजन होती है। अच्छा, ये निडल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी जो क्योंकि पीएमएमसी इटसेल्फ निडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इससे डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारे निडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है हम इस सब में निडल की डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करेंगे। अब आपने देखे ही होंगे कि जितने भी हमारे पास निडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कि एक स्केल होता है, उस पर निडल मूव कर रही होती है और अल्टीमेटली उस मूविंग निडल के थ्रू हमें वैल्यू पता चलती है, ठीक है। तो वो स्केल किस तरीके से डिज़ाइन होता है, वो फुल स्केल डिविजन्स देखी जाती हैं, वो उसके हिसाब से आपको आप जो है स्केल डिज़ाइन करते हो कि भाई आपके पास फुल स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है, फिर 0.5 पे क्या आ रही है, फिर 0.25 पे क्या आ रही है, 0.75 पे क्या आ रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एम मीटर डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास एम मीटर्स का स्केल होता है, ठीक है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एमीटर के, हमने फिर न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, ठीक है। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इन सारे न्यूमेरिकल्स की खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो सॉल्व करने पे, जाहिर है देखने पे वो बात नहीं होती, जब तक चीज़ें आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे आपको उसका उस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं कि भाई इसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हाउ वी कैन डिज़ाइन अ वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में भी देखा और हम जब पीएमएमसी पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि भाई जो इसके पीएमएमसी के कॉइल
को यूज करते हुए जो आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो आपके पास कॉइल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। आपके पास जो कॉइल की रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जब कॉइल की रेजिस्टेंस स्मॉल होती है तो अल्टीमेटली इसके अकॉर्डिंगली जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास वोल्टेजेस भी स्मॉल वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब यूजुअली हमारे पास जो वोल्टेजेस की वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है। हम उसको जो है अगर उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इफ वी लाइक टू ब्रॉड द रेंज ऑफ दैट वोल्ट मीटर, तो हमें क्या करना होता है, हम उसके साथ बेसिकली एक अदद लगा रहे होते हैं, ओके। हम उसके साथ एक अदद लगा रहे होते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज रेजिस्टेंस क्या काम कर रही होती है, ये सीरीज एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ठीक है। आप इस सर्किट में देख सकते हो कि एक पीएमएमसी मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उसके साथ हमने सीरीज में एक रजिस्टर लगाया है, ठीक है, जिसको हम, क्योंकि ये रजिस्टर काम क्या कर रहा होता है, ये रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा होता है। तो इस सीरीज रजिस्टर को मल्टीप्लायर रजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो नाम दिया जाता है, ये जो सीरीज हमने रजिस्टर लगाया हुआ है, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर रजिस्टर, ठीक है। तो इस मल्टीप्लायर रजिस्टर से फर्क क्या पड़ता है, ये जो आपकी रेंज है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लो थी, ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम वोल्टेजेस आ रहे थे। तो अल्टीमेटली अगर हमें रेंज बढ़ानी होती है तो हम रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर लगाने से क्या होता है, ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस सीरीज सर्किट, ठीक है। इस सीरीज सर्किट में देखो आपके पास दो रेजिस्टेंस शो की हुई है। अल्टीमेटली कॉइल की रेजिस्टेंस को एज अ रजिस्टर शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या है हमारे पास, अब जहाँ पे हमारे पास, इमेजिन करो हमारे पास ये मल्टीप्लायर रजिस्टर नहीं था, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीप्लायर रजिस्टर नहीं था तो करंट जब फ्लो होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ किस पे, क्योंकि सीरीज सर्किट है, वोल्टेज ड्रॉप किस सिर्फ किस पे आ रहा होगा, आपके पास इस रजिस्टर पे आ रहा होगा, ठीक है। जब आपके पास खाली इस रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा, लेकिन जब आपने एक सीरीज रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, अब क्या होगा, इस पे भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा, आपके कॉइल रजिस्टर पे भी, और मल्टीप्लायर रजिस्टर का इटसेल्फ भी ड्रॉप होगा। तो ओवरऑल आपके पास जो वोल्टेजेस की रेंज है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लायर रजिस्टर होता है, अगेन इसका क्या काम होता है, ये मल्टीप्लायर रजिस्टर इस तरीके से जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज को अब हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि न्यूमेरिकली हम इसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू, ठीक है। हम किस तरीके से अपना स्केल डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इस रजिस्टर की, हमें क्या पता कि भाई हमें ये जो सीरीज रजिस्टर मल्टीप्लायर रजिस्टर हमने लगाया है, इसकी हमें वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले look at this numerical, ठीक है। A PMMC instrument with the FSD of 100 microampere and a coil resistor of 1 k is to be connected into a voltmeter, ठीक है। एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फुल स्केल डिवीजन जो करंट है, ठीक है, वो करंट क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है, आपके पास 100 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। और कॉइल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज RM, कॉइल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको किस तरीके, मीटर की बेसिकली जो PMMC मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको M से रिप्रेजेंट किया गया, RM से, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा भाई उसका जो करंट है, वो मीटर का जो करंट है वो है 100 माइक्रो एम्पेयर, सही है, जितना उस कॉइल में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। उसका जो करंट है वो है 100 माइक्रो एम्पेयर, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, 1 किलो ओम है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इफ द वोल्ट मीटर इज टू मेजर 50 वोल्ट एट फुल स्केल। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो फुल स्केल पे वैल्यू हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है, हम 50 वोल्ट तक मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें कितनी सीरीज रेजिस्टेंस उसके साथ लगानी चाहिए, जो मल्टीप्लायर रेजिस्टर है वो हमें किस वैल्यू का लगाना चाहिए इफ वी वांट फुल स्केल
वैल्यू 50 वोल्ट्स, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द अप्लाइड वोल्टेज when the instrument indicate 0.8, 0.5 and 0.2 of FSD, ठीक है। वो कह रहे हैं आप 0.8, 0.5 और 0.2 पे FFD पे भी वैल्यू निकालें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है। ये जो RS है, जो मल्टीप्लायर रेजिस्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ओम्स लॉ यूज किया हुआ है, V इक्वल्स टू IR। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी अब RS प्लस RM, क्योंकि हमारे पास दायरा दो सीरीज रेजिस्टेंस है, दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसमें से मैंने RS सेपरेट कर लिया, RS की वैल्यू क्या आ गई, V/IM माइनस RM, ठीक है। ये ऑब्वियसली इसको रीअरेंज करके निकाला। अब ये मुझे यार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि RS किस तरीके से आया है इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसको रीअरेंज करके हमने RS की वैल्यू निकाल ली। अब हमें V पता है, V क्या है हमारे पास 50, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें IM पता है। IM क्या है, कॉइल करंट कितना था, उसमें से मीटर का जो PMMC इंस्ट्रूमेंट का जो करंट था वो कितना था, 100 माइक्रो, ठीक है। और RM की वैल्यू भी दी हुई थी, दैट इज 1K, ठीक है। तो हम इसके में वैल्यूज रखेंगे कि भाई 50 डिवाइडेड बाय 100 माइक्रो माइनस 1K, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, मल्टीप्लाई रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आ गई 499 किलो ओम, ठीक है। ये हमने किस पे निकाली है, ये हमने फुल स्केल पे निकाली है, FSD पे निकाली है, ठीक है। अब अगर हमें 0.8 FSD पे निकालनी है तो सिंपल क्या करेंगे, जो आपके पास करंट गिवन था FSD 100 माइक्रो एम्पेयर, जो करंट आपके पास गिवन था उसको हमने सिंपली 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 0.8 FSD आ गई, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी पता है, आपको करंट भी पता है, ठीक है। अब फॉर 0.8 FSD, सही है, वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी 50 वोल्ट्स, ये फुल स्केल के लिए थी, ठीक है। जब 100 माइक्रो एम्पियर वोल्टेज 100 माइक्रो एम्पियर करंट था, ठीक है, ये फुल स्केल के लिए थी। अब जब हम 0.8 के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वही रहेगी। अब इस तरीके से इसको इमेजिन करो कि हम स्केल डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 0.8 FSD के लिए क्या वैल्यू है वोल्टेज की, 40, ठीक है। फिर हमने कहा 0.5 के लिए निकाले, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रो 50 माइक्रो एम्पेयर होगा, ठीक है। उसके लिए वोल्टेज निकाला तो अल्टीमेटली क्या बना, 25 वोल्ट, सही है। फिर हमने किसके लिए निकाली, 0.2 FSD के लिए निकाली, 0.2 FSD के लिए क्या बना, 10 वोल्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हमने जो है वो फुल स्केल 0.8, 0.5 और 0.2 पे, मतलब इस तरीके से हमने जो है वो वैल्यू निकाली। तो ये जो स्केल डिजाइन हुआ वो होता है ना, जो यहाँ पे आपके पास 50 और फिर 40 फिर 30 फिर 20 ये लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली किस पे आ रहा होता है कि भाई जब आपके पास जो है वो 0 पॉइंट करंट कितना होगा, 50 माइक्रो एम्पेयर होगा। जब करंट 50 माइक्रो एम्पेयर होगा तो 25 वोल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। ये इधर कहीं आ रही होगी नेडल आपकी, सही है। जब आपके पास करंट 100 माइक्रो एम्पेयर होगा तो आपके पास 50 वोल्ट्स आ रहे होंगे, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली जो कॉइल करंट है उसको यूज करते हुए आपके पास वोल्टेज का स्केल डिफाइन होता है, ठीक है। ये जो स्केल हमने डिफाइन किया है वो बेसिकली करंट को यूज करते हुए, हमने करंट के मुख्तलिफ वैल्यू पे, हमें फुल स्केल वैल्यू पता होती है, ठीक है, कि फुल स्केल कितनी आ रही है, तो मैक्सिमम कितना करंट आ रहा है, उसके हिसाब से हम फिर अपना स्केल डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होती है, अच्छा ये शायद मैंने टॉपिक एमीटर में मैं स्किप कर गई थी, मैंने नज़र नहीं पड़ी मेरी कि क्या था। खैर सेम होता है, ये मैं दोनों के लिए बता देती हूँ भाई। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होती है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ये होती है कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास वो ये हो रहा होता है कि जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो जो है वो ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, सही है,
ज़ाहिर है जब कॉइल मूव करता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपके पास उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, अल्टीमेटली आपके पास की वजह से कॉइल की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट आ रहा हो तो अल्टीमेटली उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपकी कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कॉइल की रेजिस्टेंस और जाहिर है हम नहीं चाहते भाई हमारी आरएम चेंज हो जाएगी तो जितना हमने जो स्केल डिजाइन किया हुआ है वो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस मसले को हल करने के लिए जो है वो आपके पास क्या क्या किया जाता है कि इस मसले को हल करने के लिए आपके पास आर एस की वैल्यू जो होती है, ठीक है, आर एस की वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली बहुत लार्ज लार्ज नहीं रखी जाती आरएम से, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, अब इसको इसको पढ़ते हैं, देखो इसकी वजह क्या है। एज इन द केस ऑफ द एमीटर, जिस तरह से एमीटर के लिए भी केस ये था, ठीक है, द चेंज इन कॉइल रेजिस्टेंस आरएम विद द टेम्परेचर चेंज कैन इंट्रोड्यूस द एरर इन पीएमसी वोल्टमीटर, ठीक है। उस आरएम की चेंज टेम्परेचर चेंज होगा तो आरएम चेंज होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू में एरर आने लगेगा, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ वोल्टमीटर multiply resistance tend to swam coil resistance changes, ठीक है, except for low voltage ranges where RS is not very much larger than RM, ठीक है। RS will also be temperature sensitive to some degree and is in some cases it might be necessary to construct it, ठीक है। अच्छा, इसका हल ये है कि आपके पास कि हम जो RS लगा रहे होते हैं ना, ठीक है, उस RS का जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको एक स्पेशल जो है वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है दैट इज मैग्नानिन और कॉन्स्टेंटिन, ठीक है। इन इन मटेरियल्स में जो है, इन एलिमेंट्स में जो है वो मतलब इसकी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पास ये क्या कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपके पास जो इसका आरटीसी होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो इसका जो है वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मकसद क्या है कि ये जो मटेरियल होते हैं इसकी रेजिस्टेंस, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से बहुत बहुत माइनर, बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा होता है, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो आ रहा होता है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसका जो आरटीसी होता है ये आप पढ़ना, ये जब हमने एमीटर का वो देखा था उसमें भी इस बात को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जहाँ एमीटर डिजाइन किया था ऊपर हमने, उसमें भी पढ़ लेना कि जब ये जो आपके पास रजिस्टर्स होते हैं ये जो सीरीज रजिस्टर हम लगा रहे हैं, ठीक है, एमीटर में भी हमें अल्टीमेटली एक सीरीज रजिस्टर लगाना पड़ता है फॉर दिस पर्पस, ठीक है, फॉर स्वैम्पिंग पर्पस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या काम कर रहा होता है, ये आपके जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ये क्या कर रहा होता है, इस हीटिंग इफेक्ट को जो है वो एलिमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। और इस हीटिंग इफेक्ट को एलिमिनेट होने की वजह से आपके जो सर्किट है उस पर टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई रेजिस्टर जो लगाया हुआ है इसकी वैल्यू, इसका आरटीसी कोफिशिएंट बहुत लो है, जीरो है ऑलमोस्ट, तो इस पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपके पास आउटपुट पे एरर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी की, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो सर्किट देखा, सही है, उसमें हमने आर एस और आर एम की वैल्यू निकाली। आर एस की वैल्यू आई थी आपके पास 499 किलो ओम, ठीक है, और आर एम की वैल्यू आपके पास आई थी 50 किलो ओम, ठीक है। तो अगर दोनों का आप सम कर लें तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, दैट इज 500 किलो ओम, ठीक है। 1K प्लस 4 ओके 1K प्लस 499K इज इक्वल टू 50K, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसकी सेंसिटिविटी निकालना चाहूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस पर वोल्ट निकालना चाहूँ, ठीक है, कि 1 वोल्ट चेंज होने पे कितनी रेजिस्टेंस पे फर्क आ रहा होगा, तो आपके पास क्या किया हमने, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेजेस, दैट वाज
50 वोल्ट, ठीक है। तो फॉर दिस केस आपके पास सेंसिटिविटी क्या आ गई, 10 किलो ओम पर वोल्ट, ठीक है, कि 1 वोल्ट चेंज होने पे रेजिस्टेंस पर वोल्ट है ये, ठीक है। तो आपके पास एक पर वोल्ट आपके पास रेजिस्टेंस पे कितना चेंज आ रहा होगा, 10 किलो ओम का चेंज आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप मोस्टली जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशंस में उसकी जो गाइड बुक आती है या इंस्ट्रूमेंट के पीछे प्रिंटेड जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर या एमीटर्स के मल्टीमीटर्स के पीछे आपने देखते हो अक्सर उसकी रेंजेस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली वहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन में आपके पास सेंसिटिविटी भी गिवन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सेंसिटिविटी कैलकुलेट की जाती है। जाहिर है ये आपको मैन्युफैक्चरर ही बताता है कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ठीक है। अल्टीमेटली ये इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद से डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आप तो ये बने बनाए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते, ठीक है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनली वर्किंग क्राइटेरिया इसका क्या है, ये काम किस तरीके से करते हैं, ये आप इसके थ्रू कैलकुलेट मतलब ये इन फिनोमिनास के ऊपर जो आप पढ़ रहे हो, इन फिनोमिनास के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बताने का मकसद है, ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली आपके पास जो वोल्ट मीटर जो आपने अभी पूरा ये डिज़ाइन किया है, जिसमें आपने पीएमएमसी के साथ एक रजिस्टर लगा दिया है, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा हमें एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास 500 किलो ओम आई है, दैट इज़ अ बिग वैल्यू, ठीक है। तो इस पीएम जो हमारे पास हम वोल्ट मीटर डिज़ाइन करते हैं, हमारी हमेशा कोशिश यही होती है और ये नेसेसरी भी है कि आपके पास इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास वोल्ट मीटर जो है वो किस तरीके से लगाते हैं, हम वोल्ट मीटर को अक्रॉस लगा रहे होते हैं, अक्रॉस मतलब इन पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है। जहाँ भी आपको वोल्टेजेस मेजर करने होते हैं, आप क्या करते हो, आप अक्रॉस उसको कनेक्ट करते हो ना, ठीक है। जब आप उसको अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या होता है उससे अगर आपके पास इसकी रेजिस्टेंस लो होगी, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस पे डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो अगर इसलिए हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हाई हो, ताकि सर्किट की रेजिस्टेंस पे उससे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, तो इसकी वजह से आपके पास सर्किट का वोल्टेज चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपके पास लोडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर लोडिंग इफेक्ट है वो किस वक्त आता है, जब अगर आपके पास आपके मीटर की रेजिस्टेंस लो होगी, तो क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, लो होगी तो वोल्टेज जो है उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास वोल्ट मीटर डिज़ाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके एक एग्जांपल और है, ये वाली एग्जांपल नहीं, अच्छा ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वोल्ट मीटर डिज़ाइन हो रहे होते हैं और हम उसकी सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रजिस्टर लगा रहे होते हैं, मल्टीप्लाई रजिस्टर की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये आपने अभी सब देखा, ठीक है। अच्छा, उसको मल्टी रेंज बनाने के लिए, मल्टी रेंज मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मल्टी रेंज बनाने के लिए क्या होता है भाई, अगर मैं जो ये जो मल्टीप्लायर रजिस्टर है ये 3 अलग अलग वैल्यू के यूज़ कर लूँ, तो ज़ाहिर है सबके हिसाब से रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अदर स्विच लगाए हुए और 3 अलग अलग वैल्यूज़ के जो है वो मल्टीप्लायर रजिस्टर लगा दिए। जब स्विच इसकी तरफ होगा तो इस रेंज के हिसाब से जो है वो वर्क करेगा, जब स्विच इसकी तरफ होगा तो इस रेंज के हिसाब से, R1 की तरफ होगा तो R1 के हिसाब से, R2 की तरफ होगा तो R2 के हिसाब से, R3 की तरफ होगा तो
R3 के साथ में। तो जैसे जैसे स्विच की पोजीशन चेंज होती जाएगी, जाहिर है अल्टीमेटली रेंजेस चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये बात इसमें मैं इसका पूरा इतना डिटेल में नहीं बता रही आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉजिकल है, आपको समझ आनी चाहिए ये बात कि भाई 3 रजिस्टर लगे हुए और स्विच लगा हुआ है, ठीक है, तीनों की अगर मैं वैल्यू अलग अलग ले लूँ तो तीनों में जब मल्टीप्लाई रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी तो अल्टीमेटली आपके पास रेंजेस भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास मल्टी रेंज बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिकली आप सिलेक्टर से काम कर रहे होते हो, सही है, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि आप सिलेक्टर से काम कर रहे हो, तो सिलेक्टर से आप क्या करो, तो स्विच होता है ना, सिलेक्टर भी आपने पहले एक तरफ किया तो एक तरफ से कनेक्शन बन गया, दूसरी तरफ किया तो दूसरी। तो ये जो सिलेक्टर मूव हो रहा होता है ये अल्टीमेटली इंटरनली क्या काम कर रहा होता है, आपके पास अलग अलग रेंजेस के लिए लिखा नहीं होता हमारे मल्टीमीटर्स पे जो हम देखते हैं, उससे रिलेट कर रही हूँ। एग्जैक्टली ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए रिलेट कर रही हूँ कि भाई अब जैसे आप सिलेक्ट करते हो ना कि अगर आपको माइक्रो एम्पेयर पे करनी है तो आप इस रेंज पे करो, मिली एम्पेयर पे करनी है तो सिलेक्टर चेंज कर लो, ठीक है, या मिली वोल्ट्स मेजर करने हैं तो सिलेक्टर चेंज करो, वोल्ट्स करने हैं तो सिलेक्टर चेंज करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिलेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली एज अ स्विच ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मल्टी रेट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, चाहो तो इसको सॉल्व करके खुद देख लेना कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, रेक्टिफायर वोल्ट मीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओहम मीटर, ठीक है। हमने एम मीटर देख लिया, हमने वोल्ट मीटर देख लिया। अब तीसरी चीज क्या बची जो हम यूज भी करते हैं और हम कंस्ट्रक्शन भी उसकी पढ़ना चाहते हैं, दैट इज ओहम मीटर, ठीक है। ओहम मीटर किस तरीके से बनता है, सही है। गिव मी अ मिनट, मैं एक मिनट आ, ठीक है, फिर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिले। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ओहम मीटर कि भाई हम ओहम मीटर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओहम मीटर हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट ओहम मीटर दैट कैन बी डिज़ाइन इज यूजिंग अ बैटरी, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स जो है वो अगर आप एक वोल्टेज सोर्स अगर आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, और इस पूरे सर्किट के साथ अलोंग विद योर सीरीज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। आप हमने क्या किया, हमने कॉइल को, ठीक है, जो कॉइल मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट था, जिसको यहाँ पे देखो मीटर रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती थी वो, ठीक है, और अननोन रेजिस्टेंस जो आर एक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो, ठीक है, सब सीरीज में कनेक्ट करके और हमने एक अदर बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। दैट इज द सिंपलेस्ट ओहम मीटर, ठीक है। ओहम मीटर बेसिकली बनी उसी वक्त सकता है, ठीक है। यूजुअली ओहम मीटर हमारे पास जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है।
खाली आपके पास खाली का ओम मीटर एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास हमेशा जो मल्टीमीटर्स होते हैं, मल्टीमीटर्स होते हैं जिसपे आपके पास मतलब वोल्टेज भी मेजर कर, वोल्ट मीटर भी होता है और एम मीटर भी होता है, मतलब कंबाइन होता है, ठीक है। तो ओम मीटर अलग से बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमेशा वो वोल्ट मीटर और एम मीटर के साथ ही जो है वो आपके पास होता है, जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो इजीएस्ट वे है वो क्या है कि हमने जो है जो अननोन रेजिस्टेंस थी वो भी सीरीज में कनेक्ट कर दी, और हमने सारी चीज़ें विद द सप्लाई सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दी, ठीक है। अल्टीमेटली अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इसके थ्रू से, इस अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू और इस बैटरी के थ्रू हम क्या करेंगे, हम इस अननोन रेजिस्टेंस और इस बैटरी के थ्रू अपना स्केल डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मीटर है, उसको अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम उसके लिए जो है वो इसी रेजिस्टर्स को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि मीटर पे वैल्यू क्या आ रही है, और इसी रेजिस्टर को ओपन करेंगे तो हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिर हम मुख्तलिफ वैल्यूज पे, मुख्तलिफ FSD वैल्यूज पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये जो स्केल डिज़ाइन हुआ हुआ है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ये जो स्केल डिज़ाइन हुआ हुआ है, अभी ये पूरा स्केल हम डिज़ाइन करते हैं, हम देखते हैं कि ये भाई ये पूरा स्केल आया किस तरीके से, ये मैंने किस तरीके से 100 माइक्रो एम्पेयर पे लिखा, ज़ीरो और वगैरह वगैरह, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल, हमें पता है वही ओहम्स लॉ यूज़ किया हुआ है, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, ठीक है। V क्या है आपके पास, EB, जो बैटरी के वोल्टेजेस है उसको EB से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और आपके पास जो रेजिस्टेंस है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस है, RX है जो अननोन रेजिस्टेंस है, R1 है, और मीटर की रेजिस्टेंस होती है। तीनों रेजिस्टेंसेस आपके पास लिखी गई, ठीक है। अल्टीमेटली होगा, अब आवाज़ आ रही है? सॉरी, मैं ख्याल से बीच में, अब आ रही है आवाज़ बेटा? बीच में मेरे ख्याल से इंटरनेट की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी। अब स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? ओके, अच्छा जी। अल्टीमेटली हमने पहला केस क्या कहा, हमने कहा भाई जब हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है मतलब RX की वैल्यू हमारे पास जीरो है, ठीक है। जब RX की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी तो हमारे पास सिर्फ कौन सी दो रेजिस्टेंसेस बचेंगे, हमारे पास R1 और RM बचेगी, ठीक है। ये किस उस पे इस वक्त जो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, जब हम इसको ज़ीरो रखा, अब जो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये क्या होगी, ये फुल स्केल वैल्यू होगी, जब हमारे पास मतलब करंट फुल स्केल होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, ठीक है। ये कब की वैल्यू होगी, व्हेन RX इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड करंट एट फुल स्केल, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिकल करोगे तो इस बात की मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। करंट क्या होगा, फुल FSD पे होगा, FSD करंट होगा, ठीक है। ये करंट क्या होगा, FSD करंट होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो ओम होगी, क्योंकि हमने RX की वैल्यू को क्या कर दिया है, जीरो ओम कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा केस क्या है कि भाई जब हम RX की वैल्यू को अगर ओपन सर्किट कर दें, ठीक है, अगर हम RX की वैल्यू को ओपन सर्किट कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब अगर इसको ओपन कर दूंगी तो मेरे पास सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी और करंट जीरो हो जाएगा। और दूसरा केस, हमने पहला केस हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने RX को जीरो किया था तो रेजिस्टेंस जीरो थी और करंट मैक्सिमम था, ठीक है, FSD लेवल पे था, ठीक है। और दूसरा केस जब हमने ओपन सर्किट किया तो हमारे पास करंट
जीरो हो गया और हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हमें पता चल गया कि भाई फुल स्केल पे क्या होगा और मतलब शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, फुल स्केल पे क्या होगा, और ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, मतलब जीरो पे क्या होगा। दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हमें पता चल गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये देखो एज यू कैन सी, जब करंट किस पे है, 100 माइक्रो ओम का हम 100 माइक्रो एम्पेयर का इंस्ट्रूमेंट यूज करें ना, तो जब 100 माइक्रो एम्पेयर का इंस्ट्रूमेंट है तो उस वक्त आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास जीरो। ये नीचे वाला स्केल जो है वो क्या है, करंट दिखा रहा है, और ऊपर वाला स्केल आपके पास रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो जब करंट मैक्सिमम है तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और जब आपके पास करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब एक स्केल जो है वो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है और एक स्केल आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब एक स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और एक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मजीद क्लियर समझ आएगा कि भाई हम इस तरीके से किस तरीके से बाकी वैल्यू जो स्केल की है ये किस तरीके से डिजाइन हुई। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल क्या है, द सीरीज ओहम मीटर इन फिगर 3-21A is made up of 1.5 volts battery, ठीक है, of 100 microampere meter, ठीक है, and a resistor R1 which makes R1 plus RM is equals to 15K ohm। ठीक है, अच्छा, इस रेजिस्टेंस इस न्यूमेरिकल को शुरू करने के लिए पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, ये जो बैटरी की बात हो रही है, जो ये वोल्टेज सप्लाई की बात हो रही है, किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, लेकिन हम तो जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम तो सप्लाई बंद करके रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम तो कहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जब मेजर करो, टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस मेजर करो, तो कोई वोल्टेज सप्लाई ना दो उसे। ठीक है, तो हम तो सप्लाई, तो ये वोल्टेज सप्लाई आई कहाँ से, ठीक है, ये जो सप्लाई है, जो हम जो है वो सप्लाई दे रहे होते हैं, जो वो होते हैं सर्किट का वोल्टेज होता है वो। ठीक है, वो सर्किट की सप्लाई होती है। ये जो बैटरी लगी हुई है, इस जो वोल्टेजेस की बात हो रही है, ये जो ई बी है, ये कहाँ से आया, ये जो आपके पास जो मल्टीमीटर्स में या आपने मल्टीमीटर्स देखे हैं, उसके अंदर जो उसकी अपनी बैटरी होती है, ये बेसिकली उसके थ्रू डिजाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, जो मल्टीमीटर की इट्सेल्फ अंदर जो उसको मल्टीमीटर को चलाने के लिए भी तो कोई बैटरी चाहिए होती है ना। ठीक है, उसके अंदर एक सेल लगा हुआ होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, जब सोर्स काम कर रहे होते हैं, जो मल्टीमीटर को चला रही, जो बैटरी उसको चला रही है, ये बेसिकली ओहम मीटर उस वोल्टेजेस को यूज करते हुए डिजाइन किया गया। ठीक है, ये तो जो आपके पास ओहम मीटर डिजाइन किया गया, रिलेशनशिप बेसिकली आ किससे रहा है, वोल्ट्स पर रेजिस्टेंस से ही आ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली तीनों चीजें आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस भी, करंट भी। करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस मौजूद है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जिस वोल्टेज की यहाँ पे बात होती है वो सर्किट का वोल्टेज नहीं है। सर्किट पे तो हम हमेशा सर्किट के वोल्टेजेस बंद करके, सप्लाई बंद करके रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जिस वोल्टेजेस की बात करेंगे, बैटरी जो मल्टीमीटर के अंदर जो बैटरी लगी होती है, हम बेसिकली उस वोल्ट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो जो ये इंस्ट्रूमेंट होम मीटर है वो डिजाइन हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या क्या कहा हुआ है कि आपके पास 1.5 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, उसके साथ आपके पास 100 माइक्रो एम्पेयर मीटर है, मतलब करंट बताया हुआ है, एफएसडी करंट बताया हुआ है, उसका कितना है, 100 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, R1 प्लस RM की वैल्यू जो है वो बताई हुई है उन्होंने, मतलब दोनों रेजिस्टेंस की मिला के बताई हुई है, ये जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई है RM और RX, सही है, क्योंकि सीरीज में थे तो सम करके इसकी वैल्यू बताई हुई है 15 की है। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन व्हेन RX इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो कह रहे हैं इस केस के लिए RX को 0 करके आप करंट निकालें। ठीक है, तो हमने RX को 0 किया, ये जो 100 माइक्रो एम्पेयर आया वो किस तरीके से आया कि आपके पास हमारे पास
ई की वैल्यू क्या थी 1.5, बैटरी गिवन थी हमारे पास 1.5 वोल्ट की, आर एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी और आर वन प्लस आर एम की वैल्यू क्या थी 15 के। 1.5 डिवाइडेड बाई 15 के तो ये बनेगा 100 माइक्रो एम्पेयर। तो ये जो एफ एस डी वैल्यू आई इसकी 100 माइक्रो एम्पेयर, ये बेसिकली जब आर एक्स 0 था तो 100 माइक्रो एम्पेयर आई इस तरीके से। ठीक है, न्यूमेरिकली भी अब आपने देख लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब एफ एस डी जो है वो 0.5 हो, ठीक है, हमने क्या किया उस 100 माइक्रो एम्पेयर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 0.5 बराबर होता है 1/2 के, तो 2 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 0.5 के केस में करंट कितना आ गया 50 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, अब 50 माइक्रो एम्पेयर पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, अब हम ये रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्वेशन को रीअरेंज किया, आर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, और उसमें जो है वो हमने करंट की वैल्यू अब की बार हमने क्या पुट की 50 माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि हम 0.5 एफएसडी के लिए वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई 15 के। ये कौन सा केस है, अब हम बात कर रहे हैं ये वाला केस है। ठीक है, कि जब करंट की वैल्यू 50 थी तो उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी 15 के। सही है, उसके बाद जब करंट की वैल्यू आगे इसी को मजीद सॉल्व किया हुआ है 0.25 एफ एस डी के लिए और 0.75 एफ एस डी के लिए। ठीक है, तो बाकी दोनों केसेस के लिए क्या आया, 0.25 के लिए 25 माइक्रो एम्पेयर करंट था, तो 45 के रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और यहाँ पे 75 माइक्रो एम्पेयर करंट था, तो 5 के रेजिस्टेंस थी। तो एज यू कैन सी इन दिस स्केल कि जब आपके पास 75 जो है वो माइक्रो एम्पेयर करंट आया तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या थी 5 के, और जब आपके पास 25 माइक्रो एम्पेयर करंट आया तो उस वक्त क्या थी रेजिस्टेंस 45 की। तो अल्टीमेटली हमने इसके करंट की एफ एस डी वैल्यू को यूज करते हुए हमने रेजिस्टेंस का स्केल डिफाइन कर लिया। एज यू कैन सी कि करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस आपके पास अल्टीमेटली जो है वो एक स्केल आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और एक स्केल आपके पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होते हैं और इस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। इस पूरे वोल्ट मीटर में और एम मीटर में कोई सवाल है तो पूछ लो। यही सारी बातें इसमें बुक में लिखी हुई है, मैंने ज़ाहिर समराइज करके बताई हैं। आप लोग मजीद इसको रीड कर लेना एक दफ़ा खुद से, ज़रूर लाजमी रीड किया करो, क्योंकि मैं सिर्फ समराइज करके चीज़ें बता रही होती हूँ, रीड करोगे तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, एनीवन। अच्छा, मुझे स्किप भी कर दीजिएगा, मेरे ऑफिशियल वाले पे जैन डॉट मसला है, स्किप कर दीजिए। बुक का चैप्टर नंबर 3 है बेटा ये। जी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करना है। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है? ओके, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल, अच्छा मैं फ्राइडे को, मैं दोबारा बता दूं, फ्राइडे को सेशन नहीं लूँगी, कल ही लूँगी। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह दोबारा क्लास में मिलते हैं, मज़ीद टॉपिक आगे के डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, और कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ये वोल्ट मीटर का और होम मीटर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, जब तक के लिए, कल तक के लिए फी अमान अल्लाह। अटेंडेंस सबने मार्क कर दिया, आई होप जिसने मार्क नहीं किया बेटा मार्क कर लो। हंजला, आपने अगेन बहुत लेट सेशन ज्वाइन किया बेटा, आपकी ये रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करना बंद कर दूंगी। ठीक है, और अगर आप मजीद लैब में भी मिस हुए तो आप लैब में भी आप ड्रॉप होने वाले हो।
ठीक है, हंजला। हर वक्त बेटा कभी कभी हो जाता है कि आप लेट सेशन ज्वाइन करते हो, लेकिन आप हमेशा लेट सेशन ज्वाइन कर रहे हो, तो आज भी आपने 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है। जो भी रीजन है मुझे मैसेज करके बताइएगा, अदरवाइज आई विल मार्क यू एब्सेंट। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।